नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, देश में राजनीतिक गतिविधियों की रफ्तार तेज होती जा रही है। चौंकाने वाले उलटफेर हो रहे हैं, पर्दों के पीछे बैठकें हो रही हैं और नए नए गठबंधनों के कयास लग रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुई टूट और टूटे हुए धड़े के बीजेपी से हाथ मिला लेने के बाद तमाम राज्यों में कम से कम बीजेपी खेमे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की आवाजें आने लगी हैं कि बाकी राज्यों में भी एनसीपी फॉर्मूला जो है वो लागू होगा। शायद बीजेपी को एक बहुत ही बल मिला है अपने इस नैरेटिव को सेट करने का कि विपक्षी एकता का जो गुब्बारा जिसमें 23 जून को पटना में हवा भरनी शुरू हुई थी, वो उसमें हवा भरने से पहले ही फूट गया है। बीजेपी के खेमे से इस तरह की आवाजें आ रही हैं और अगर अलग अलग राज्यों में एनसीपी फॉर्मूला लागू होगा तो उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर आते हैं बिहार और यूपी और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि बार बार जैसा कि हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बीजेपी के लिए इस बार ये तय करेंगी कि वो उसी धमक से केंद्र में वापस सरकार बनाएंगी या विपक्ष एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएगा। तो तमाम एनडीए गठबंधन के नेता, पार्टियां ये बार बार अब कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा कि विपक्षी एकता जो है वो उत्तर प्रदेश में टूटेगी। और जब विपक्षी एकता की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो सबसे मजबूत गठबंधन है वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का है। तो यानी जयंत चौधरी अखिलेश यादव से अलग होंगे, ये दावे एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने करने शुरू किए। हालांकि जयंत चौधरी ने साफ तौर पर इससे इनकार किया है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो ठीक ठीक वैसा नहीं होता है। और क्यों जयंत चौधरी को लेकर ये कयासबाजियों का दौर जो है वो तेज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें शामिल हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव सैनी जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं और पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स को जयंत चौधरी के चश्मे से हम देखने की कोशिश करेंगे राजीव सैनी के जरिए। और कुमार अभिषेक हमारे ब्यूरो चीफ एडिटर जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अपने मेहमानों के पास सवालों के साथ जाऊं उससे पहले सुनिए कि क्या क्या एनडीए गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं और फिर जयंत चौधरी ने उसे लेकर क्या जवाब दिया। तो उससे हमको लगता है कि आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है? तो जयंत चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे, तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं नया सूट सिलवा लूं, और अठावले साहब बताएंगे कि मुझे सूट कब सिलवाना है। यानी कि वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी में जाने का नहीं है, जयंत चौधरी के सामने विकल्प और भी हैं। लेकिन बीजेपी में उनके जाने को लेकर क्यों कयासबाजियां हो रही हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कुमार अभिषेक के पास। कुमार, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, रिपोर्ट्स छप रही हैं सूत्रों के हवाले से कि पर्दों के पीछे कुछ गुपचुप मुलाकातें कर रहे हैं जयंत चौधरी बीजेपी के नेताओं के साथ और फिर से कोई खिचड़ी पक रही है। क्या खबर आपके पास? देखिए नीरज, गुपचुप मुलाकातों की खबरें तो हैं, मीडिया में है, कुछ अखबारों ने भी छापा है। मेरी भी जानकारी है कि उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन किसी ऐसे नेता से नहीं मुलाकात है जो फैसले लेने वाला है। लेकिन बीजेपी में उनके संबंध हैं, इसलिए इन मुलाकातों पर वो बहुत टिप्पणी नहीं की जा सकती कि क्या इन मुलाकातों से जयंत बदल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कुछ घटनाक्रम हाल में हुए हैं, वो घटनाक्रम एकदम से ये इशारा तो नहीं करते कि जयंत तुरंत बदल जाएंगे या बदलने के मूड में है। लेकिन सवाल कुछ जरूर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से वो विपक्ष की बैठक में नहीं आए, जिस तरीके से उनकी नाराजगी एक तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि अखिलेश यादव से मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई हाल की कोई मुलाकात है कहीं पर। मतलब कई महीनों से मैंने उनकी कोई तस्वीर अखिलेश यादव के साथ नहीं देखी। जब मौका था निकाय चुनाव के दौरान, जब अखिलेश यादव पश्चिम में गए भी थे, सहारनपुर, उस दौरान
अखिलेश और चंद्रशेखर तो साथ दिखे, लेकिन उस दौरान भी नहीं दिखाई दिए जयंत चौधरी। जब जयंत चौधरी विपक्ष के नेताओं से मिले, उस दौरान अखिलेश यादव वहां नहीं थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ इशारा कर रही हैं। आज भी अगर आप बयान को सुने तो आज का भी बयान जयंत चौधरी का एकदम से ऐसा नहीं है कि नहीं जी बिल्कुल मैं नहीं जा रहा और ये जो बातें चल रही हैं ये बिल्कुल अफवाह है, एकदम से झूठ है और मैं कतई नहीं जाऊंगा। उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में कहा है। तो क्या वो मैं सूट सिलवा लूं, यानी कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे अभी लग रहा है कि देखिए जयंत चौधरी को लेकर के बीजेपी का एक ऑपरेशन, या बीजेपी का जो बड़ा तबका, जो नीति निर्धारक तबका है, जो टॉप ब्रास है, वो चाहता रहा है कि जयंत चौधरी आए और इससे कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे जहां जहां चुनाव है वहां उनको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जयंत चौधरी अभी क्या बीजेपी में आ रहे हैं, इस बारे में शर्तिया तौर पर बहुत कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि एक उन्होंने लाइन ली हुई है और उस लाइन को अचानक से बदल करके, हालांकि महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि लाइन बहुत तेजी से बदली है और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेताओं और रीजनल नेताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं कि भाई रामदास अठावले ने कह दिया, संजय निषाद ने कह दिया। लेकिन क्या संजय निषाद की बातों को कितना सीरियस माना जा सकता है जयंत चौधरी को लेकर के? उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार भी आएंगे, तो क्या संजय निषाद की बातों को माना जा सकता है? देखिए, ये एक ऐसा मौका आया, एक ऐसा वक्त आया जब अचानक से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला महाराष्ट्र में, और जिसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोने का वक्त, तो सभी लोगों ने अपनी कयासबाजी शुरू कर दी। लेकिन एकदम से जयंत चौधरी तुरंत कोई पाला बदल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैं बड़े कौशन के साथ ये कह रहा हूं कि जयंत चौधरी के जो हाल की जो उनके हाव भाव रहे हैं, जो उनकी बातें रही हैं, वो मुझे थोड़े बहुत इस ओर इशारा करते दिख रही है कि वो अखिलेश यादव से एकदम से, जिसको कहते हैं खुश होना, वैसी भी स्थिति नहीं है। तो ये कहां तक जाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन मिलने मिलाने मुलाकातों की बात जरूर इस वक्त सामने आ रही है। अब इसका आने वाले समय में क्या फलाफल होगा ये देखना होगा। नीरज, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 27 सीटें आती हैं। आंकड़ा नहीं है, ज्योग्राफी के मुताबिक 25-27 सीटें गिनी जाती हैं और इन दिनों जयंत चौधरी इन सीटों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी के 1500 गांवों में पूरे एक अभियान पर निकले हुए हैं, ताकि वो यहाँ पर अगर आने वाले कुछ महीनों में अपनी एक धमक जमाते हैं तो जिस भी गठबंधन में वो रहें वहां उन्हें भाव मिले, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके और उन सीटों में से वो कुछ सीटें जीत सकें और अपने सांसद पार्लियामेंट में पहुंचा सकें। तो ये जयंत चौधरी फिलहाल इस काम में लगे हुए हैं। कासिम साहब, जिस तरह से, हालांकि आप बार बार हमारे इस कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती जो है वो बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी ने आज भी कैमरे पर यह दावा किया है कि मैं बीजेपी के साथ तो कम से कम नहीं जा रहा हूं और जहां मैं हूं मैं वहीं रहूंगा। जी, कुमार भाई को मैंने सुना और आपने जो ये बात कही कि मैं तो लगातार, मुझे लगता है शायद मैं पहला आदमी हूं, मैंने कभी जयंत चौधरी को अखिलेश के साथ नहीं देखा। मैं ये कहता रहा हूं कि पोस्टर में तो रहा है, गठबंधन जमीन पे नहीं है। और खतौली के बाद ये सबने देखा भी, उसे महसूस भी और सारी बातें मतलब मीडिया में है, उसको अगर अपने चश्मे से देखा जाए तो साफ नजर आती है। एक बात और नीरज जी, मैं कहता था कि मैं जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में भी जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। अगर जाना होता जयंत चौधरी को तो बिल्कुल अब आखिरी समय में वो जाके वहां पर क्या करेंगे। राज्यसभा वो ही हैं, लोकसभा में वो अपनी ताकत जो है अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। वो चाहते थे कि किसी तरह से मुसलमान हमें मिल जाए और उसके लिए उन्हें अखिलेश के कंधे की जरूरत थी और वो उन्हें मिल गया। और आज की तारीख में मुसलमान जितना अखिलेश के साथ नहीं है उससे ज्यादा जयंत चौधरी पर भरोसा कर रहा है। जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समरसता के कार्यक्रम चलाए हैं, इन कार्यक्रम को बड़ा असर है और जयंत चौधरी के साथ जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो टिकायत का खेमा हो या जयंत चौधरी के साथ जो गुर्जर है या जो इस सब का मुसलमान है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीकरणों को तय यही तीन लोग करते हैं और उसमें अगर शेड्यूल कास्ट में जाटो जुड़ जाए तो बड़ी मजबूती आ जाती है।
तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी पार्लियामेंट से पहले जैसे 15 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। आगरा से लेके, मथुरा से लेके, अलीगढ़ और हाथरस, बिजनौर और क्या कहते हैं, मेरठ और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और बागपत से वो 15 सीटों पे उनका टारगेट है कि 15 की तैयारी कर रहे हैं। अब 15 में कितनी सीटें वो पाते हैं, कितनी नहीं, ये बात की बात। मुझे लगता है नीरज जी कि ये जैसे आठवले की या संजय निषाद की बात की गई, दोनों के दोनों लोग बड़बोले हैं और दोनों गैर क्या कहते हैं, नॉन सीरियस उनके बयानात होते हैं, उनको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े ऊपर लोग हैं उनको नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ये तो अपनी जो वो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफों को में कुछ आगे निकल के कुछ अपने ज्यादा फायदा लेने वाली बात है। पर ये उत्तर प्रदेश में एक चीज मैं लगातार कह रहा हूँ, बहुत जमाने से कह रहा हूँ, आज फिर कहना चाहूंगा यूपी तक के आपके इस प्रोग्राम में मुद्दे की बात में, कि मैं जो गठबंधन देख रहा हूँ, शुरू से देख रहा हूँ, आज फिर वही गठबंधन देख रहा हूँ। मुझे गठबंधन में अखिलेश यादव नहीं दिखाई देते और बार बार लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में अखिलेश यादव हैं। जयंत के अखिलेश के संबंध नहीं, मायावती के अखिलेश के संबंध नहीं, ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश के संबंध नहीं, पल्लवी पटेल बहुत ज्यादा अखिलेश यादव के, उनकी मजबूरी है कि वो उनका प्रोग्राम जो चूंकि बीजेपी के साथ हुआ, अमित शाह और वो आए योगी आदित्यनाथ, तो उनको भी अपने पिताजी का प्रोग्राम करना था, उसके लिए समाजवादी पार्टी और उसका कार्यालय बेहतर था, वरना उनके भी बहुत अच्छे संबंध नहीं निकाय चुनाव में हम लोगों ने देखा है। ऐसे ही स्थिति में अखिलेश यादव नीतीश कुमार के कंधे पे कितना सफर कर पाएंगे, और नीतीश कुमार की हालत भी इस वक्त वही है कि जो महाराष्ट्र में शरद पवार की, वो अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं और विपक्ष की एकता और महागठबंधन और लोगों को मोबिलाइज करना और तैयार करना। खबरें आ रही हैं कि अखिलेश के सबसे करीबी दोस्त केसीआर, उनके जो है भारतीय जनता पार्टी से उनकी पींगे बढ़ रही। तो इस तरह से मैं जो चीज देख रहा था शुरू से, मैं फिर उसको मजबूती से कहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन तो देखता हूँ, लेकिन उस गठबंधन में जयंत चौधरी तो दिखाई देते हैं, कांग्रेस तो नजर आती है मुझे, मायावती दिखाई देते हैं मुझे, अखिलेश यादव कल भी नहीं नजर आते थे, आज भी नजर नहीं आते नीरज। बिल्कुल, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, काफी दिलचस्प बात है और इस पर हम आगे जरूर लेकिन मैं पहले एक टिप्पणी राजीव से लेता हूं। राजीव, आप चूंकि पश्चिमी यूपी में हैं और वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर बिल्कुल करीबी नजर आपकी है, तो आपको क्या लगता है ये जो जयंत चौधरी को लेकर जो कयास चल रहे हैं, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी में जाएंगे, और दूसरी बात यह कि क्या वो अखिलेश के साथ रहेंगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वो अखिलेश से अपनी दोस्ती तोड़कर, जैसा कासिम साहब ने कहा, कोई और गठबंधन भी बना सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, या फिर वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास क्या खबरें हैं, क्या चल रहा है? राष्ट्र के घटनाक्रम के बाद तेजी से जयंत चौधरी को लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं प्रारंभ हुई हैं। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास नहीं हो रहा है राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाने के लिए या विलय करने के लिए। 2017 से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से उसके साथ जुड़ जाए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि संघ के एक बड़े नेता के कहने पर 2017 में जब स्वर्गीय अजीत सिंह जिंदा थे, तो मैं एक प्रस्ताव लेकर उनके पास गया था। उस समय विधानसभा का चुनाव होना था, विधानसभा सीटों को लेकर एक बहुत ही अच्छा ऑफर राष्ट्रीय लोकदल के सामने था। केंद्र में मंत्रिपरिषद का पद भी था, अजीत सिंह जी को राज्यपाल बनाने की उसमें चर्चाएं थी, लेकिन जयंत जी ने उस समय भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। 2019 में भी यह प्रयास हुआ। 2019 में अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, दुर्भाग्य से मैं बहुत कम वोटों से यहां से चुनाव हारे। उसके बाद उनका देहावसान हो गया कोरोना काल के बाद। उसके बाद जयंत जी ने पार्टी की कमान संभाली। जयंत जी ने देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का खाता शून्य है। बागपत से वो चुनाव हार चुके थे, मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह जी चुनाव हार चुके थे। उनके सामने एक अच्छा गठबंधन करने का कहीं भी एक मौका था और उन्होंने उस मौके को चुना अखिलेश यादव के साथ में। 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई। लेकिन अभी हाल में जो नगर पालिका और नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें एक खटास उभरी दोनों पार्टियों के बीच में। और ये माना जाता है कि राजनीतिक रूप से कि अखिलेश यादव ने थोड़ी एरोगेंस दिखाई और जयंत चौधरी के साथ ढंग से बातें नहीं की। तो उस दौरान राष्ट्रीय लोकदल ने दर्जनों शहरों में नगर पालिका और नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए
हालांकि कुछ बाद में पैचअप करके कोशिश करके सुधार करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस झटके में 27 नगर पंचायत चुनाव जीत गई। 27 जगह पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी नगर पंचायतों के चुनाव जीत गए। यह राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गांव देहात की पार्टी छोटे छोटे कस्बों में नगर पंचायत के चुनाव जीत गई, तो इससे जयंत चौधरी का हौसला बढ़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव लगातार अपने सहयोगियों की उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें खोते जा रहे हैं। उन्होंने राजभर को खोया। आज जयंत चौधरी के साथ चंद्रशेखर खड़े हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोटों के बाद साथ में उनके साथ में मुस्लिम समुदाय है, और मुस्लिम के बाद उनके साथ में अगर दलित वोटों की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मेरी सूचनाओं के अनुसार अभी दोपहर में स्वयं चौधरी जयंत सिंह ने अजय चंद्रशेखर आजाद से बात की, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और पूछा कि वो कहीं बाहर जाने का तो उनका कार्यक्रम नहीं है। तो मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर और अखिलेश से भी एक दूरी बनाकर जयंत चौधरी चल रहे हैं, और मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, रहेंगे गठबंधन में। 17 तारीख का उनका टिकट बुक है, ये मैं आपको ऑफिशियल सूचना बता रहा हूँ। 17 तारीख को बेंगलोर में विपक्ष की मीटिंग में जयंत चौधरी जा रहे हैं। हाँ, जयंत चौधरी ने बयान भी दिया इसको लेकर। उन्होंने कहा कि मैं अगली विपक्ष की बैठक में जा रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए अभी इस तरह की संभावनाएं मुझे कहीं नजर नहीं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही वह एक पैरेलल अपना विपक्षी दलों में जो उनके साथी हैं, सहज साथी हैं, जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी मैं कुमार अभिषेक जी के पास सवाल लेकर जाऊं। लोगों ने इस कार्यक्रम में एक पोल भी पूछा है अपने दर्शकों के लिए। यूट्यूब पर हम लाइव हैं, हमने यूट्यूब पर एक पोल पूछा है कि क्या जयंत चौधरी पाला बदलेंगे। इसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, और अभी तक का रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो अंतिम परिणाम है नीरज, जब डिबेट को खत्म करेंगे तो बताएंगे। मैं कुछ दर्शकों के कमेंट भी पढ़ दूं। जैसे एक हैंडल है AS Family 81, वो लिख रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे। रविंद्र यादव का कमेंट आ रहा है कि हाथरस में किसके ऊपर लाठी चली थी, वो शायद उस लाठी कांड को याद दिला रहे हैं। अमर गौतम हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि जयंत जी बीजेपी के साथ जाएंगे, पूरी संभावनाएं बन रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार के बेटे, उन्होंने गलत कोट कर दिया, हालांकि वो अजीत पवार वाले प्रकरण को कह रहे हैं कि अजीत पवार चले गए तो जयंत जी क्यों नहीं जा सकते, सबको सत्ता सुख चाहिए, विपक्षी एकता जैसा कुछ नहीं। लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। कुमार अभिषेक जी, हम आपके पास आते हैं। जो सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, और खासकर में जो विपक्षी एकता की जो बातचीत की जा रही है, जयंत चौधरी ने अपनी सियासत की एक पोजीशनिंग की है। 2019 के चुनाव के बाद खास तौर पर उन्होंने जो एक स्टैंड लिया है, एंटी बीजेपी जिस सियासत को आप नाम दीजिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अभी हालिया उदाहरण आप लीजिए कि महिला पहलवानों का जो मामला था, तो जयंत जितने एग्रेसिव थे, या जयंत विधानसभा चुनाव में। आवाज आनी बंद हो गई। क्या मेरी आवाज आ रही है अब? नहीं। नीरज जी, आप सवाल को ले लीजिए। जी, जिस तरीके से माफ कीजिएगा, थोड़ा ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है। अमीश दरअसल ये कहना चाह रहे थे कुमार की जिस तरीके से अपनी पोजीशनिंग की है जयंत चौधरी ने पिछले कुछ दिनों में, कभी हम उन्हें राजस्थान के पाली में देखते हैं कोई दलित उत्पीड़न के मामले में, कभी हम उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर देखते हैं, यानी वो अखिलेश यादव के एक गठबंधन में यंगर ब्रदर, जो कई बार हम सीटों के हवाले से कह देते हैं वो 111 सीटें उनकी, 8 सीटें उनकी, तो वहां से निकलकर उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र अपनी पहचान को जमीन पर कायम किया है पिछले कुछ महीनों में। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी जो हैं वो अब इस उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में बड़ा प्लेयर हो गए हैं? मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में हम जाहिर तौर पर जयंत से बड़ा प्लेयर मानते थे, आज की तारीख में वो गुहार लगाते फिर रहे हैं कि मायावती मुझसे अलायंस करना चाहती हैं तो बताएं, मैं जाकर बात करूंगा बाकी दूसरी पार्टियों से भी। बीजेपी में वो जहां तहां मिलते हैं, उनके लिए कोई कयासबाजी, उनके लिए कोई उस तरह से बात नहीं होती है, लेकिन जयंत के चारों तरफ राजनीति एक घूम रही है, वो एक धुरी सी बन गए हैं। तो जयंत ने 2024 के लिए अपनी ये पोजीशनिंग तो मजबूत की है ना?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जयंत चौधरी का अगर हम पिछले कुछ समय से उनके हाव भाव, उनके बयानों को, उन नेताओं के साथ उनके मुलाकात, उनकी पोजीशनिंग को देखें तो बड़ा एक चीज साफ दिखता है, वो ये कि जयंत बड़ा ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और बहुत ही एक सधी हुई राजनीति कर रहे हैं वो वेस्टर्न यूपी। और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, कोई भी धुरी हो, कोई भी गठबंधन हो, उसकी धुरी वो बने। उन्हें मालूम है कि अखिलेश यादव के पास अगर मुस्लिम वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का छोड़ दिया जाए, तो फिर अखिलेश यादव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो उनका वोट बैंक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई वोट बैंक है, अगर मुसलमान है, तो मुसलमान एंटी बीजेपी वोटर है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा अविश्वास आरएलडी को लेकर पिछले कुछ सालों में रहा। अगर जब कई बार वो बीजेपी के साथ भी आए, फिर बीजेपी से अलग भी रहे, तो मुसलमानों का एक बड़ा अविश्वास उन पर रहा है। लेकिन जयंत चौधरी ने उस विश्वास को दोबारा से वापस लाने की कोशिश की है और उन्हें लगता है कि अगर वो उस विश्वास पर बने रहेंगे तो शायद वो पश्चिम में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत आप पश्चिमी राज्यों में उनका जो प्रभाव है, उसमें वो एक धुरी ऐसी बन सकते हैं जो एक इंडिपेंडेंट नेता, इंडिपेंडेंट दल के तौर पर न सिर्फ जाट बल्कि जाट और मुसलमान दोनों का जो उनका कॉम्बिनेशन है उसका वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। साथ साथ वो अपने स्तर से कुछ और जातियों को जोड़ने, दलितों को जोड़ने, यानी कि वहां पर अखिलेश नहीं, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत जाने जाए, जयंत पहचाने जाए और जयंत के इर्द गिर्द तमाम राजनीति हो। अखिलेश यादव से निश्चित तौर पर हमारे साथी पैनलिस्ट ने ये कहा कि उनके रिश्ते जो हैं वो अभी सहज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी के साथ खुद भी सहज नहीं है। और बीजेपी, जहां तक हमारी जानकारी है, बीजेपी ने कोशिश की थी। अब अमित शाह का खुला खुला ऑफर दे देना 2022 के चुनाव के आसपास, उससे और खुला ऑफर क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा और कोई खुला ऑफर हो सकता है। जब उन्होंने किसानों की भरी पंचायत की मीटिंग में ये कह दिया था कि भाई आप उनको लेकर के आए, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, जी उस वक्त भी नहीं गए। लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि जयंत बीजेपी नहीं जा रहे, ये मुझे भी लगता है, लेकिन जयंत अब उस तरीके से एकदम से बीजेपी पर अग्रेसिव भी मुझे पिछले कुछ समय से नहीं दिखाई दे रहे। जितना अग्रेसिव जयंत थे, जिस तरीके से बीजेपी पर वो हमले कर रहे थे, आज ही उनसे कई तरह के सवाल किए गए। अगर आप पूरे सवाल को के उनके आंसर को देखें, एनालाइज करें, तो लगेगा कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ उस तरीके के तेवर के साथ नहीं दिख रहे। कहीं ना कहीं उनकी जो पोजिशनिंग है वो निश्चित तौर पर एंटी बीजेपी बनी हुई है, लेकिन उनकी अपनी पोजिशनिंग, अपनी पार्टी के लिए, अपने को लेकर के खुद को सेंटर में रख करके उस इलाके में जो नया गठबंधन बन सकता है, जो नए तरीके से पॉलिटिक्स हो सकती है, उसकी करनी है। साथ साथ सिर्फ गठबंधन पॉलिटिकल नहीं, वो मुझे अगर हम जाति और बिरादरी की बात कर लें तो उसकी भी वो एक पोजिशनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाट, मुसलमान, दलित, इसके अलावा और भी जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं, वो उनसे जुड़े, उनकी पार्टी से जुड़े, और आरएलडी का जो अपना एक यूएसपी पहले हुआ करता था, उनका जो अपना वोट बैंक हुआ करता था, उसके साथ आए। एक बात तो बड़ा साफ है कि अगर वो बीजेपी से जुड़ जाते हैं तो फिर आरएलडी वहीं पहुंच जाएगी जहां से जयंत ने उसको शुरू किया है, जहां से उठाया है। यानी कि अगर आप बीजेपी के साथ गए तो फिर चाहे आप साथ जाएं, चाहे किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो आज का जो वोटर वर्ग है, जो इतना जागरूक है, कि फिर इतनी मेहनत उनकी सब चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि जयंत की एक पोजिशनिंग जरूर है कि वो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे अभी उनकी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी धार को कम किया है। इसकी वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत सहज नहीं है इस वक्त जो गठबंधन है। मुझे लगता है कि वो इसे लेकर के भी ज्यादा है कि जब बड़े नेताओं के साथ वो बैठे, दूसरे विपक्ष के बड़ी नेताओं के साथ बैठे, तो उनको एक साझेदार के तौर पर या उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के पार्टनर के तौर पर न देखा जाए, बल्कि आरएलडी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखा जाए जिसका अपना एक ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो और दूसरे राज्य हैं आसपास के, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे राज्यों में भी वो एक प्लेयर हो। तो पहले वाले मीटिंग में नहीं जा करके, चाहे जो भी वजह रही हो, फैमिली की वजह रही,
उन्होंने एक चर्निंग तो क्रिएट कर दी, उन्होंने एक बात तो क्रिएट कर दी कि भाई वो नहीं गए, यानी कि वो किसी गठबंधन के पार्ट के तौर पर उनको न समझा जाए, उनकी अपनी एक पोजिशनिंग है। और उन्होंने आज जब ये क्लियर कर दिया कि वो अगली मीटिंग में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पोजिशनिंग बड़ी क्लियर है कि अब उन्हें सिर्फ समाजवादी पार्टी का पार्टनर या यूपी के गठबंधन का एक साझेदार के तौर पर नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों की तरह ही ट्रीट किया जाए। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि जो बातचीत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी के जो चैनल हैं दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत के, बेशक बीजेपी से भी उनके चैनल हैं, वो ऐसा नहीं है कि बंद है, वो चैनल भी खुले हुए हैं। लेकिन हमारे जो साथी हैं मुजफ्फरनगर से, वो इस बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर पिन पॉइंट बता सकते। जी कुमार सिंह जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही, मैं इस पर कासिम जी की दूसरे सवाल के साथ उनका जवाब लूंगा। दो बातें तो ये रही कि एक तो जयंत चौधरी की जो एंटी बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसकी धार कुछ कम आप देख रहे हैं, और दूसरी कि ये जो विपक्षी एकता की कवायद है उसमें जयंत सिर्फ छोटे भाई अखिलेश के छोटे पार्टनर इस तरह की भूमिका से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कासिम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ एक और कमेंट्स पढ़ूं अपने दर्शकों के, जो काफी महत्वपूर्ण कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे दर्शक हैं रविंद्र यादव जी, वो लिख रहे हैं कि जयंत गए अगर बीजेपी में तो उनकी पार्टी बीजेपी में डिसॉल्व हो जाएगी। राजेश कुमार लिख रहे हैं कि जयंत चौधरी जी कांग्रेस के साथ जाएंगे, जहां तक लगता है आप लोग तो पहले से वो बीजेपी की जगह कांग्रेस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम कमेंट्स है जहां दर्शक इशारा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ये आप ही वाली बात जो आप अपनी टिप्पणी में कर रहे थे कि आप एक ऐसा गठबंधन देख रहे हैं जो माइनस अखिलेश है। लेकिन मेरा सवाल एक अलग सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जब विपक्षी एकता की बैठक पटना में हुई तो अखिलेश यादव को निमंत्रण गया और जयंत चौधरी को भी निमंत्रण गया, तो क्या ये कवायद अखिलेश यादव को भी रास नहीं आ रही है क्या कि उनको और जयंत चौधरी को एक कद में उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है? दूसरे नेताओं को बुलाया गया, मान लीजिए राहुल गांधी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, तो उनका उत्तर प्रदेश से उतना लेना देना नहीं है। अखिलेश को क्या ऐसा लग रहा है कि केंद्र में जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कांग्रेस ने या नीतीश कुमार ने या इस पूरे जमघट ने विपक्ष के क्या अखिलेश और जयंत को एक कद दे दिया, इसलिए इन दोनों लोगों के बीच में चीजें पटरी नहीं बैठ रही हैं? क्या जयंत का ये बढ़ते हुए कद का प्रतीक है कि उनको फिर दोबारा बैठक में, जबकि एक बार वो बैठक में नहीं गए, लेकिन बेंगलुरु वाली बैठक के लिए अब तो खबर यूपी तक के पास ये भी है सनी जी के हवाले से कि उनका फ्लाइट का टिकट बुक है बेंगलुरु जाने का। तो क्या ये जयंत के बढ़ते कद से अखिलेश असहज हो गए हैं और वो तेलंगाना दौड़ पड़े हैं? तो यह है कि अखिलेश और जयंत की ये जो जोड़ी थी चुनाव में, इसकी अगर शुरुआत से आप देखेंगे ना, हो सकता है 25-30 सेकंड में आप ज्यादा ले लो, तो आप तो ये देखिए कि अखिलेश यादव ने जो सीटें दी थी, जयंत चौधरी ने जो सीटें ली थी, तो अखिलेश यादव ने सीटें उनको दी थी, निशान नल था और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे। ये भी था, मतलब शुरुआत से ही जयंत को उन्होंने दबाया। जयंत ने इस चीज को बर्दाश्त किया क्योंकि उन्होंने वहां पे मतलब शून्य से अपनी संख्या बढ़ानी थी और जयंत ने उसको बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद जब उपचुनाव आया खतौली का, तो खतौली के उपचुनाव में जयंत ने अखिलेश को न बुला के संदेश दे दिया कि अखिलेश यादव जो है उनकी वजह से यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है, अखिलेश को नहीं बुलाएंगे। ना बुलाया, ना पोस्टर में नाम लगाया, ना उनकी फोटो लगाई, ना उनके झंडे इस्तेमाल किए। फिर जब अखिलेश यादव गए तो फिर उसके बाद जयंत ने उनके पास न जाके मेरठ भी और सहारनपुर ये संदेश दे दिया कि अब ये हम इस तरह के पार्टनर नहीं, चुनाव में जब होगा अगर हमारे गठबंधन था तो रहेगा। और फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह से नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और मेयर के पार्षदों के टिकट जो है वो देने में सब राष्ट्रीय लोकदल के साथ जब अनदेखी की, तो वहां से जयंत चौधरी का माथा और ठनक गया। और जयंत चौधरी के वजह गैर सियासी आप देखिए अखिलेश यादव का जो एटीट्यूड था, वो रवैया था। जब जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की बात थी तो इस बात पे अखिलेश तैयार हुए कि ठीक है आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे चले जाइए। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है और बड़ी पार्टी है, ठीक है आज उसके हालात उस तरह से नहीं है, तो उसके आप अपने सिंबल में भेजने की बात कर रहे थे, जिनसे पल्लवी पटेल साइकिल में भेजी गई। खैर वही सब वजह थी जो इनके अंदर दूरी हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमको बुला लीजिए, पल्लवी भी आ गई, जयंत भी आ गए, सब हो गया, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। अखिलेश यादव को बयान भी याद कीजिए ना कि हम बिल्कुल, आप अपना कैंडिडेट बताइए, सीट बताइए, हम दे देंगे। मतलब उनका यह है कि आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है,
ये भी एक मसला है। अखिलेश यादव के साथ शुरू से एक प्रॉब्लम रही कि इगोइस्टिक थे, और थोड़ा जैसे कि सैनी जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं जयंत चौधरी के बारे में जितना मैंने स्टडी किया है, रीड किया है, पढ़ा है, जयंत चौधरी सत्ता के वक्त भूखे नहीं लगते हैं, और वो बड़ा मंत्रिमंडल के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं है। उनका एक अपनी पार्टी को खड़ा करें, जो घूम रहे, अभी हम युवा हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं है, बलराम जाखड़ है, न देवीलाल है, न चौधरी अजीत सिंह है, इस तरह के जाट लीडर्स की हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर मामला हो गया, जाट लीडर्स नहीं बचे हैं। जयंत चौधरी के साथ ये लगा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और अजीत सिंह के बेटे हैं, जयंत चौधरी खुद चौधरी हैं। तो जयंत चौधरी राजस्थान के दौरे जिस तरह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, दिल्ली और हरियाणा, उनकी एक हैसियत बढ़ती जा रही है, और वो अपनी उस हैसियत को कायम रखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश के भी नेता नहीं, अगर जयंत चौधरी को निकाल दिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं ये बात कहते कहते शायद दर्जनों बार कह चुका हूं कि शाहजहांपुर के बाद यादव वोट ही नहीं है, थोड़ा सा संभल, थोड़ा मुरादाबाद, उसके बाद यादव नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो बेस है, मेरी आपसे एक बार दो बार इस पर और बात हुई, मुसलमान है, वो मुसलमान अखिलेश का नहीं है, माया का नहीं है, किसी का नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ मजबूत है उसके साथ है। तो वहां पे जयंत चौधरी जाट का और गुजर वोटों के साथ मजबूत होते जा रहे हैं, तो उनके साथ है। तो जयंत चौधरी इस चीज को समझ गए, और जयंत चौधरी अपनी उस इमेज को जो एक राष्ट्र नेता के रूप में होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा नीरज जी ने शुरू में कहा था, खुद को मजबूत करके अपने आप को जब मजबूत दिखा लेंगे तो किसी से भी गठबंधन होगा तो वो सीटों के अच्छे मोल तोल को कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ संभव नहीं। समाजवादी पार्टी उनको कराना भी नहीं देगी, समाजवादी पार्टी उनको बिजनौर भी नहीं देगी, समाजवादी पार्टी उनको नगीना भी नहीं देगी, समाजवादी पार्टी उनको मेरठ भी नहीं देगी, समाजवादी पार्टी उनको जो है सहारनपुर भी नहीं देगी। मतलब समाजवादी पार्टी ये सीटें नहीं छोड़ सकती, आगरा नहीं देगी, मत तो कहां लड़ेंगे जयंत चौधरी? एक दो सीट वाले जयंत चौधरी अब नहीं है। जयंत चौधरी का एक कद बढ़ चुका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उन्होंने साबित किया है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सारे उपचुनाव हार रही थी, तब जयंत चौधरी ने उस सीट को छीन के खतौली से, जो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही थी, अपने आप को प्रूव किया है, और वो भी गुर्जर कैंडिडेट जिताया है, वो गाजियाबाद से लाके जिताया। तो ये सारी चीजें जयंत चौधरी का कद बढ़ा रही है, और ये कद का बढ़ना, बिल्कुल सही आपका सवाल है, ये कद का बढ़ना अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है। और जयंत चौधरी को जिस तरह से बैंगलोर फोन करके शपथ में बुलाया गया था, याद कीजिए, और वो जिस तरह से गए थे, राहुल गांधी अपने प्रोग्राम छोड़ के वापस से गए थे, वो चीज भी अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अखर रही है। अखिलेश यादव, और मैं आपको बता दूं, देखिए महाराष्ट्र और यहाँ की बातों में बड़ा फर्क है। यहाँ जयंत चौधरी के अलावा उस पार्टी में है कौन जिसे आप तोड़िएगा? जयंत चौधरी खुद है, और जयंत चौधरी पहले हैं और आखिरी, 1 से 10 तक जयंत है। तो ऐसे में जयंत चौधरी की पार्टी टूट जाएगी, उसको विलय कर लिया जाए, इसमें कोई दमी नहीं है। ये मतलब इसको आप इसी तरह से ले सकते हैं, इस खबर का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी में जरूर तमाम नेता थे जिनको हरमोहन सिंह यादव और ये सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। कुछ नेता और हैं, अगर उनको पार्लियामेंट में जरूरत पड़ेगी ले जाएगी, लेकिन फिलहाल पार्टी को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है कि समाज नेताओं को लाकर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है जयंत चौधरी बड़े प्लेयर हैं, उनको कोई भी कम करके अगर आकेगा तो गलत करेगा। और सैनी जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जयंत चौधरी का अपना जो गेम प्लान है उसमें अखिलेश यादव फिट नहीं होते हैं। अमीश जी। जी राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। आप चूंकि अंदर से जान रहे हैं रालोद और चौधरी परिवार की सियासत को, जयंत चौधरी मतलब बात तो ऑफरिंग की है ना, जैसे महाराष्ट्र में कल तक एनसीपी के जो नेता आज बीजेपी के साथ गए हैं, वो कल तक कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ की राजनीति में हम सबसे आगे हैं, सबसे शरद पवार को पूरा समर्थन दे रहे थे। अचानक से ऑफरिंग चेंज हुई, क्या क्या ऑफरिंग हुई है अभी तो पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन एनसीपी के सारे दिग्गज, एक शरद पवार को छोड़कर सारे दिग्गज निकल लिए। तो बीजेपी के पास ऑफरिंग तो बहुत सारी चीजें हैं ना, केंद्र में मंत्री पद है, उत्तर प्रदेश में सरकार में साझेदार बनाने का पद, इतनी बड़ी बड़ी ऑफरिंग है। तो आपको क्या लगता है कि इन ऑफरिंग के आगे भी जयंत चौधरी का मन नहीं डोलेगा? एक चीज तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे। दूसरी चीज हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो जयंत चौधरी, जो कासिम जी कह रहे थे कि जयंत चौधरी अब 1-2 सीटों की पार्टी नहीं रह गए हैं, उनकी आकांक्षाएं अब 1-2 सीटों की नहीं है। जो लोकसभा में जयंत चौधरी को जो बेस्ट ऑफर मिला था वो कांग्रेस के तरफ से संभवतः 2014 में था, जब वो गठबंधन में गए थे, कांग्रेस ने उनको 6 सीटें दी थी। तो आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी कितनी सीटों की महत्वाकांक्षा रख रहे हैं? अगर विपक्ष के इस गठबंधन या किसी भी गठबंधन में वो आना चाहते हैं
तो जयंत चौधरी की महत्वाकांक्षाएं कितनी सीटों की है? क्योंकि कहा तो यह भी गया ना कि जब अखिलेश यादव ने एक राज्यसभा की सीट जयंत चौधरी को दी तो दूसरे धड़े ने यह चर्चा जरूर की, जो समाजवादी पार्टी के अंदर के लोग थे उन्होंने कहा कि यह कुछ ज्यादा अब दिया जा रहा है जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी को अपने कोटे से राज्यसभा भेजे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब यह कहा गया कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा दिल दिखाया है और केवल इसलिए दिखाया है कि जयंत उनके साथ बने रहे। तो क्या अब अखिलेश यादव वो बड़ा दिल लोकसभा चुनाव में दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं, या जयंत चौधरी की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो कितना भी बड़ा अखिलेश दिल दिखा ले एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? देखिए, गांव देहात में एक कहावत है कि बकरी ने दूध दिया, बाल्टी भर दी, लेकिन उसमें मींगन भर दी। आप सबने सुना होगा। अखिलेश यादव ने जयंत जी को दिया, बहुत दिया, लेकिन कदम कदम पर अपमानित करके दिया। 2022 का विधानसभा चुनाव याद कीजिएगा, नामांकन भरने का दिन आ गया, मुश्किल से 1-2 दिन पहले थे, और अखिलेश यादव ने सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत नहीं की जयंत जी के साथ में। जयंत जी ने अपने एक दूत के जरिए 24 लोगों की एक लिस्ट भेजी जिनको वो टिकट चाहते थे। तो समाजवादी धड़े की तरफ से एक सवाल उछाला गया कि आपके पास इतने आदमी कहाँ हैं जिन्हें आप टिकट देंगे, इतनी सीट मांग रहे हैं आप। और आखिर में नौबत यह आई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख जिले मुजफ्फरनगर और शामली में केवल राष्ट्रीय लोकदल के 2 नेताओं को टिकट दिया गया। बाकी जितने भी विधायक लड़े वो सब समाजवादी पार्टी के व्यक्ति थे, लोकदल के सिंबल पर लड़े। जयंत जी की मजबूरी थी, ऐसा समय आ चुका था कि जयंत जी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकते थे। उस दौर में ना वो अकेला लड़ सकते थे उस समय, ना किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक जीतकर आए, भले ही राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर आए, लेकिन उनमें समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ज्यादा थे। पहली तो बात ये। दूसरी बात, जब उनको राज्यसभा दी गई तब भी जिस तरह से उनको लखनऊ बुलाया गया, वेट कराया गया कई कई दिन तक, और उसके बाद चिट्ठी जारी की गई, वो सब चीजें मुझे लगता है कि जयंत जी भूले नहीं हैं। और जहां तक भाजपा का विरोध कम करने की बात अभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाजपा के प्रति उनकी जो विरोध करने की मुखरता है वो थोड़ी कम हुई है, तो मैं जहां तक समझता हूं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास और समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक के अलावा ओबीसी, सवर्ण या किसी अन्य जाति में कोई वोट नहीं है, केवल मुस्लिम वोट है। और वो भाजपा के विरोध के नाम पर किसी भी ऐसी पार्टी को मिल सकता है जिसके पास किसी विधानसभा में 50,000 वोट हो या लोकसभा में उसका प्रत्याशी 1-1.5 लाख वोट लेकर स्टार्टिंग कर रहा हो, उस व्यक्ति को भी यहाँ का मुसलमान वोट दे सकता है। तो बैकवर्ड और स्वर्ण वोटरों के उस समूह को लेकर भी जयंत जी काफी संजीदा हैं। उनका जो समरसता अभियान चल रहा है उन वोटों पर उनकी नजर है। उन्हें दिखाई देता है कि अगर अखिलेश को साथ रखेंगे या अखिलेश के चेहरे के दम पर, अखिलेश की पार्टी के दम पर वो यहाँ पर समरसता आंदोलन अपना का अभियान चलाएंगे, क्योंकि आज भी बैकवर्ड और स्वर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के नाम पर बिदकता है। अभी हाल ही में जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, मुजफ्फरनगर की नगर पालिका सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा ठोक रही थी, वह बैकवर्ड का कैंडिडेट चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बिना उनसे पूछे एक ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया, फलतः वो चुनाव हार गई। और आपको जानकर हैरत होगी कि समाजवादी पार्टी कैराना और मुजफ्फरनगर पर अपने एक तरह से घोषित रूप से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है लोकसभा चुनाव के। वह रात दिन प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जयंत जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि वो आखिर लड़ेंगे कहां से। वो भारतीय जनता पार्टी में अगर चले गए तो उनको 2 ही सीट मिलनी है, बागपत, मथुरा या बागपत या मुजफ्फरनगर, 2 सीटों तक रह जाएंगे। लेकिन अगर विपक्ष में रहेंगे तो वह राजस्थान में उनका विधायक है, आज 1 है, कल 2 भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी उनके साझेदार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय वो जो तरीका अपना रहे हैं राजनीति में, एक तरह से तटस्थ रहकर और भारतीय जनता पार्टी की मुखरता कम करके, वो उन वोटरों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं जो अखिलेश के नाम पर बिदकते हैं, लेकिन वो लोकदल के नाम पर स्वीकार्य हैं, लोकदल उनको स्वीकार्य है, लोकदल उनको वोट दे सकते हैं। एक तो वो उस वोटर पर नजर है जयंत जी की। दूसरे, वह विपक्ष का चेहरा बनकर
ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं, और वे सीटें उनको तभी मिलेंगी जब वह एक व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धी के रूप में विपक्ष के इस साझेदारी का जो एक टीम बन रही है, इसमें एक व्यक्तिगत रूप से शामिल हों। अगर वह अखिलेश के साझेदार के रूप में शामिल होंगे तो उनकी हिस्सेदारी कम होगी, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी पार्टी के दम पर अगर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा मांगेंगे, और उस हिस्से वो जो हिस्सा जाएगा वो अखिलेश को देना पड़ेगा। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को असहजता महसूस हो रही है जयंत चौधरी से। जी बिल्कुल। कुमार, फिलहाल तमाम अभी तस्वीरें ये कह रही हैं कि बीजेपी के साथ जाते हुए हमें जयंत चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं और अखिलेश के साथ असहज हैं। लेकिन देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि जिसे अगर बीजेपी का साथ छोड़ना है तो वो ये एक बयान देना होता है कि हमें वैमनस्य की, नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, हम देश में ये भेदभाव हटाना चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी से अलग हो रहे हैं। और अगर विपक्ष से किसी को बीजेपी में जाना होता है तो एक स्टेटमेंट देना होता है कि बहुत विकास का काम देश में हो रहा है और देश को आने वाले सालों में आगे ले जाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है, इसलिए हम बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो वो रातों रात ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो दोनों तरफ के पाले आपके लिए विकल्प के तौर पर खोल देती हैं। लेकिन हमने बहुत बात की कि जयंत का बीजेपी के साथ फिलहाल सूरत क्यों नहीं बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जयंत की पार्टी की जो हालत है, उनसे स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा आधिकारिक तौर पर छीन चुका है। अगले चुनावों में वो नलकूप निशान, जो कि एक पार्टी की बहुत बड़ी पूंजी होता है चुनाव के अंदर, वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। जाटों की अगर बात करें, जिसके नेता जयंत चौधरी हैं, वो लगातार पिछले चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 90% की संख्या में वोट दिया है सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक। तमाम जाट आंदोलन की नाराजगी के बाद भी बीजेपी ने उतना खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अच्छा प्रदर्शन किया पश्चिमी यूपी में। दलित जो है वो भी अगर जयंत चौधरी उनकी राजनीति कर रहे हैं चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाकर, तो वो भी मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं बनती है? और जाहिर तौर पर जैसा अमीश ने कहा था कि ऑफरिंग तो फिलहाल बीजेपी के पास है ही तमाम चीजें देने के लिए, तो फिर जयंत चौधरी के लिए ये तमाम हालात, कुछ मजबूरियां, कुछ लालच, ये तमाम हालात बीजेपी के साथ जाने के लिए एक रास्ता खोल भी सकते हैं ना? आपका जवाब? आप जो बातें कह रहे हैं उस बात में दम है, और अगर एक तरीके से तटस्थता वाली स्थिति अगर हम उनकी वहां देख रहे हैं या उनकी थोड़ी मुखरता कम हुई है, तो इसके पीछे ये कयास लगाए जा रहे हैं नीरज कि वो फैसला बीजेपी के साथ जाने का ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, वैसी स्थिति में जब हम जयंत चौधरी के, जब से उनके हाथ में कमान आई है और जब से उन्होंने आरएलडी को संभाला है, जब से वो नए तरीके की सियासत वहां कर रहे हैं, तब से वो एक इंडिपेंडेंट राजनीति करना चाहते हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। और उस इंडिपेंडेंट राजनीति में बीजेपी फिट नहीं दिखाई देती, और वो इसलिए मुझे फिट नहीं दिखाई देती क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो अपनी वो आइडेंटिटी वो खो देंगे, एक झटके में खो देंगे कि फिर उनके पास कुछ रहेगा नहीं, फिर उनके पास बीजेपी के वोट ही बचेंगे जिसके जरिए उनको पूरी राजनीति करनी होगी। हाँ, ये बात है कि ऐसी स्थिति में उनके पास ऑफरिंग बहुत होगी, आपको 2 ही टिकट मिलेगी, लेकिन आपके पास आपको कैबिनेट, दिल्ली में मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा, यूपी में आपको मंत्रालय मिलेगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर कि कोई भी जो राजनेता है वो इस पर सोचता है, और अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखें तो आपकी आंखों के सामने है। लेकिन चूंकि हम लोग इस बात को लेकर के लगातार ये देख रहे हैं कि उनका डिनायल आ रहा है कि नहीं, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो विपक्ष के साथ हैं, विपक्ष के साथ रहेंगे, लेकिन विपक्ष में भी वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति करेंगे। ये पक्ष भारी है, और ये पक्ष मुझे इसलिए भारी भरकम दिख रहा है क्योंकि वो जो पहचान उन्होंने अपनी अलग मेहनत से बनाई है, वो उसको कैरी करना चाहते हैं, वो अपने दादा की लेगेसी कैरी करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके पास वक्त भी काफी है, वो हो सकता है 2024 को भी देख ले, उनके पास बीजेपी के साथ जुड़ने का तो हमेशा से वक्त है। अगर वो जीत करके भी जाएंगे और 2024 के बाद की स्थितियां बनेंगी तो भी वो जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि विपक्ष का एक माहौल है, माहौल बन रहा है कि भाई पूरा विपक्ष एक हो रहा है, उसमें उनका से ज्यादा होगा, और जो उनका अपना एक
धड़ा है, यानी कि जो आरएलडी है, आरएलडी की जो मानसिकता है या फिर आरएलडी के जो वोटर्स है, वो इन दिनों बहुत हेविली जिसे कह सकते हैं कि वो एंटी बीजेपी हो चुके हैं। चाहे किसानों की बात ले ले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटों में आरएलडी का वो तबका जो एंटी मोदी एक तरीके से उसका स्टैंड, तो अचानक रातों रात बदलने पर उनकी अपनी छवि पर भी असर पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि देखिए वो एक तटस्थता वाली स्थिति पे धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन वो चले जाएंगे बीजेपी के साथ, मैं इसमें थोड़ा सा सहमत नहीं दिख रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति होने वाली, क्योंकि हम सिचुएशनल बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि सियासत में तो फिर एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस दिन कौन शख्स कैसा फैसला ले ले। लेकिन मुझे फिलहाल वो फैसला नहीं दिख रहा कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि आपने दादा की विरासत की बात की है, लेकिन उनके पिता के बारे में लोग जब तब ये कह देते हैं कि भाई अजीत सिंह तो हर पार्टी के साथ रहे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अपने पिता की उस विरासत से कहीं ज्यादा उनके ऊपर इस वक्त मुझे लगता है उनके दादा की विरासत है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो इस वक्त उनके अपने वोटर्स में एंटी बीजेपी का मिजाज है, जिसको कि वो इस वक्त लेकर के चल रहे हैं। अचानक वो रातों रात पलटते हैं तो फिर उनकी पूरी की पूरी जो सियासत, इतने मेहनत उन्होंने इतने वक्त से की है, मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ा डेंट होगा। अब उनके सामने या तो सीधी सत्ता होगी या फिर जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं वो होगा। और उसमें मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कासिम साहब की वो बात भी हो सकती है आने वाले में, अगर वो अखिलेश के साथ सहज नहीं है तो उनके पास नए ऑप्शन उभर रहे हैं। अभी तो इतना बड़ा जोर का झटका महाराष्ट्र का लगा है, इसलिए लोग थोड़ी चर्चा कम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सेटल डाउन होता है तो दोबारा से फिर गठबंधन वाली बातें निकल करके आएंगी कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरे गठबंधन भी सामने आ सकते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच है, लेकिन मुझे एक चीज ये लग रहा है कि फिलहाल वो बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, और जो बात आपने कही, यही मेरा अगला सवाल भी था कासिम जी से। कासिम जी के साथ हमने तमाम जो ऊंच नीच है उस पर बात की, जयंत चौधरी के गठबंधन की, लेकिन मायावती के साथ आपने कहा कि कांग्रेस मतलब माइनस अखिलेश एक गठबंधन हो सकता है, लेकिन मायावती के साथ चंद्रशेखर के साथ पक्की जोड़ी इस वक्त जयंत चौधरी की है। और चंद्रशेखर को लेकर मायावती बहुत सहज नहीं है, जो तमाम चीजें उनके हमले के बाद भी कोई टिप्पणी मायावती ने नहीं की थी। तो एक वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकता है। मुस्लिमों के बीच अपनी वापस पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकता है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी के साथ एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, अखिलेश के साथ असहजता है, लेकिन मायावती के साथ क्या सहजता है? सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रशेखर को लेकर मैं कई बार कह चुका हूं कि चंद्रशेखर की वोट की हैसियत नहीं है। चंद्रशेखर इस पोजीशन में अभी भी नहीं आए हैं कि अभी हमने देखा ना सहारनपुर के मेयर के चुनाव में आपने देखा कि चंद्रशेखर का होम डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रशेखर वहीं के रहने वाले हैं। और अखिलेश यादव गए, उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद सहारनपुर से मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा था, जो विधायक था उसका भाई लड़ रहा था, क्या हुआ? 20,000 वोट भी नहीं मिले उसको। चंद्रशेखर की अभी इतनी हैसियत नहीं है सियासत में। मान लीजिए चंद्रशेखर मीडिया का चेहरा हो सकते हैं, जमीन पर चंद्रशेखर वोट ट्रांसफर कराने की जब तक मायावती की जिंदगी के बाद चंद्रशेखर एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, इसमें कोई शक और संदेह भी नहीं किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग देख रहे हैं जयंत चौधरी अपना मूव, जो उनका मूव है वो अपने पिता के साथ नहीं, बिल्कुल मैं कुमार भाई, वो अपनी लेगेसी दादा के साथ जाना चाहते हैं और उसी पे वो बढ़ रहे हैं उस पे, और उसमें काफी हद तक कामयाबी उन्होंने हासिल की मुस्लिम वोट्स में। उसके बाद उन्होंने गुर्जर और त्यागी वोट भी पकड़ा है। जाटों का मामला यह है वैसे में कि जाटो वोट आज भी, जब पूरा जो उत्तर प्रदेश में 13% आपने लगभग देखा है जो 2022 में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16% के करीब है। इधर आगे पूरब में कम हो गया, कानवानपुर में तो 2%, 2.5% था। तो उस तरह से 16-17% वोट आज भी मायावती के पास वेस्ट यूपी में, उसको आप घटा दीजिए, 14-15% हो जाएगा, बढ़ा दीजिए 17-18 हो जाएगा। तो ये मायावती को अभी किनारे रखे। जयंत चौधरी ने अपने आप को जो मजबूत किया है, उनके पास जो इस वक्त सबसे बड़े प्लेयर के रूप में है वो, और जैसा भी सैनी जी वो कह रहे थे, सैनी जी कि वो उन्होंने कैराना और वहां पे भी कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो आप बताइए कि जहां पे जहां पे जयंत चौधरी का दावा है वहां अखिलेश यादव के कैंडिडेट हैं।
पिछले देखिए 2019 के बाद चर्चा बहुत हुई कि ये वोट इधर गया, ये वोट इधर गया। 2019 के बाद एक जो आप जब टेबल पे जो बैठते हैं ना पॉलिटिकल लोग, तब जब बात करते हैं कि मायावती ने अपने जो उनका अपना गढ़ था वो सारी सीटें जीत ली। अखिलेश यादव अपने सारे गढ़ हार गए। अखिलेश यादव ने 5 सीटें जो जीती हैं उसमें 2 सीट भी उनकी नहीं है। एक पे मुलायम सिंह यादव जीते, एक पे अखिलेश यादव जीते, और 3 पे मुस्लिम कैंडिडेट जीते। समाजवादी पार्टी 0 सीट जीती है पिछले चुनाव में। अगर ऐसे देखिए जब टेबल पे बात हो रही है, पॉलिटिकल लोग जब बैठ रहे हैं और चार्ट बनाया जा रहा है, तो ये कहते हैं कि आपको एक भी सीट नहीं मिली। एक मुलायम सिंह जीते, एक अखिलेश यादव जीते, 3 मुसलमान जीते, और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीती। उसमें मायावती नहीं जीती है, आकाश नहीं जीते हैं, आनंद नहीं जीते हैं, हाथी निशान जीता है। ये सारी चीजें वो हैं जो कमरे में होती हैं, ड्राइंग रूम में होती हैं, चार्ट पे होती हैं, और वो बातें कभी टीवी चैनल्स में नहीं आती। मैं तो चूंकि आजाद ख्याल आदमी हूं, हर बातें आप लोगों के बीच में कर देता हूँ, खासतौर से यूपी तक पे कह देता हूँ। तो ये जो चर्चा है, ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, और जब ये बात आती है कि बागपत और कैसे आ रहे मुजफ्फरनगर और बागपत अखिलेश की वजह से हार गए, ये राष्ट्रीय लोकदल के अंदर से बात आती है। सैनी जी भी यही कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दूसरी बिरादरियां हैं, अति पिछड़ा है, सवर्ण वोट है, ये अखिलेश यादव के नाम पे भड़कता है, बिदकता है। शेड्यूल कास्ट भी आप देखिए, अगर सोशल मीडिया पे जाके तो वो भी भिड़कता है, वो भी भड़कता है, क्योंकि उन दंगों के जख्म को लोग नहीं भूल पाए हैं। और बड़ी मुश्किल से जयंत चौधरी ने समरसता के नाम पे, भाईचारे के नाम पे सम्मेलन करके, छोटी छोटी पंचायतें करके उसको जोड़ने का प्रयास किया है। और ऐसे में जयंत चौधरी या वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट यूपी में रोकना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव को लेकर नहीं रोकेंगे। अखिलेश यादव अलग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तभी रुकेगी जब जयंत चौधरी का एक अच्छा अलायंस होगा। जयंत चौधरी को कम से कम 7 सीटों की जरूरत है। मुझे लगता है 5 से 6 सीटें देने में उनको कांग्रेस जैसी पार्टी देर नहीं लगाएगी। नीरज जी बिल्कुल राजीव, मेरे आपसे भी यही सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम और राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर क्या जयंत चौधरी का एक सरल सहज गठबंधन मायावती के साथ बनता है? राजीव जी, अपना सवाल दोहराएंगे, आवाज नहीं आ रही। मेरा आपसे भी वही सवाल है जो मैंने कासिम जी से पूछा था कि माफ कीजिएगा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जातिगत और राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर क्या आपको जयंत चौधरी का एक सरल सहज गठबंधन मायावती के साथ बनता हुआ लगता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। वैसे तो अभी जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जयंत भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, वह भी असंभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुबेर का खजाना है। किसी के सामने तो वो पैसे बांट नहीं रही है, लेकिन बिना पैसे के पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं, तो वो सब काम हो रहे हैं। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कल बसपा, कांग्रेस, जयंत, चंद्रशेखर एक जगह आ जाएं। अखिलेश तो चूंकि तेलंगाना में अपने सहयोगी ढूंढ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तो अखिलेश यादव को चिंता है ही नहीं। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। और मायावती जी के साथ में जैन जी के संबंध अच्छे हैं, आज भी उनसे दुआ सलाम होती है। सुख दुख में हमेशा मायावती जी उनको संदेश भेजती हैं, वे मायावती जी से बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है। यह अलग विषय है कि चंद्रशेखर को लेकर मायावती असहज हैं, लेकिन चंद्रशेखर मायावती को लेकर असहज नहीं है। वे हमेशा कहते हैं कि मायावती हमारी बड़ी हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं। यह अलग विषय है। हाँ, ये भी एक कटु सत्य है कि चंद्रशेखर अभी दलित वोटों के उतने ध्रुवीकरण में सक्षम नहीं है जितनी मायावती है। आज भी बसपा के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक पूरे उत्तर प्रदेश में है। ये अलग बात है कि वो धीरे धीरे दरक रहा है और उसके 3 हिस्से हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमें सबको देखने को मिलेगा कि दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा बसपा के पास रह जाएगा और 2 हिस्सों में से एक भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, उसके पास भी जा रहा है। पिछले चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पास दलित वोट गए हैं, लोकसभा चुनाव में भी गए हैं और अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और एक छोटा हिस्सा दलित वोटों का विपक्ष के पास भी उत्तर प्रदेश में जाएगा। दलित वोट 3 जगह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। और जहां तक जैन जी का सवाल है, जैन जी लगातार राजनीति में तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं उन्हें लेके चल रहे हैं।
वे कभी ये नहीं कहते, उनकी पार्टी के नेता कभी अखिलेश जी के बारे में कोई बयान नहीं करते हैं, ना कोई बयानबाजी अखिलेश जी को लेकर। ये अलग बात है, हमारी आप सबकी चर्चा में ये कयासबाजी आ रही है कि अखिलेश जी के साथ उनके संबंध सहज नहीं है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई ऐसा बयान या किसी नेता की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आता है। हमेशा सम्मान पूर्वक बात हो रही है। ये अलग बात है कि टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे कुछ थोड़ा सा मामला टाइट चल रहा हो, ये हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अभी तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आएंगे हमें बड़े उलटफेर राजनीति में देखने को मिलेंगे, साथी बदलेंगे, गठबंधन नए होंगे और बयानबाजियों के दौर तो जाहिर तौर पर होंगे ही। लेकिन हमने आपसे YouTube पर दोस्तों एक सवाल पूछा था जिस पर हमने पूरी ये घंटे भर की एक चर्चा की कि क्या जयंत चौधरी चुनाव से पहले पाला बदल लेंगे। बराबर बटे हुए हैं लगभग हमारे दर्शक। 42% लोगों का कहना है कि हाँ वो पाला बदल लेंगे और 58% लोगों का ये मानना है कि नहीं, पाला नहीं बदलेंगे जयंत चौधरी और अपने इसी गठबंधन में रह जाएंगे। तो यूपी तक की नजर उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि हम लगातार आपको ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि आखिरकार वापस केंद्र की राजनीति में बीजेपी उसी धमक के साथ अपनी सरकार तीसरी बार बनाती है या फिर विपक्ष एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश करता है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कासिम साहब, कुमार, अभिषेक, राजीव भाई, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों